पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद नए अजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक का टास्क सौंप कर तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी नई तहसीलें और अजला बनाने का जायजा लेगी। नए अजला और तहसीलें बनाने के लिए इंतजामी बुनियादों पर तजावीज़ मुरतब करके वज़ीर आला को देगी। आपको इस हवाले से बताएं कि पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद नए अजला और तहसीलें बनाने पर गौर। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को टास्क सौंपकर तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी नई तहसीलें और अजला बनाने का जायजा लेगी। नए अजला और तहसीलें बनाने के लिए इंतजामी बुनियादों पर तजावीज़ मुरतब करके वज़ीर आला को दे दी जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे कज़ाफी भट्ट। जी कज़ाफी भट्ट, बताया गया इस हवाले से। बिल्कुल जी, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद अब इस बात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है पंजाब हुकूमत के लिए कि नए अजला और नई तहसीलें बनाई जाए, और इस मकसद के लिए गौर भी शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का इंदिया भी दे दिया है कि नए अजला और तहसीलें बनाई जाएंगी, और इस मकसद के लिए पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसके सरबराह साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर थे। कुछ होमवर्क भी किया गया, लेकिन चूंकि उन्हें ओहदे से हटा दिया गया, वो मामला दरमियान में रह गया। अब इस मामले को दोबारा कंटिन्यू किया गया है, और इस कमेटी की जो सरबराही है वो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक के हिस्से में आई है, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उन्हें यह टास्क दिया गया है कि वो आबादी और माली वसाइल का जायजा लेके नए तहसीलें और नए अजला बनाने के हवाले से तजावीज़ मुरतब करके उनको दे, ताकि इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। रवा साल के अंदर तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि रवा साल के अंदर कम अज़ कम तजावीज़ जो हैं वो मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दी जाए, ताकि वो नई तहसीलें बनाने के अमल पर काम शुरू कर सकें। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक इस पर काम करेंगे, और तजावीज़ मुरतब कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। लिया के शहरियों ने बहावलपुर में सब सेक्रेटेरिएट के क़याम के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है अलग सूबा, जनूबी पंजाब को अलग सूबा तो न बनाया, लेकिन यहाँ पर सब सेक्रेटेरिएट जो वो कायम कर दिया गया, जिसके बहस जो है बहावलपुर और मुल्तान के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और दीगर जो यहाँ पर अफसरान है वो तैनात किए गए हैं, जिसके बहस जो जनूबी पंजाब के लोग हैं जहाँ पर उनकी मुख्तलिफ राय पाई जाती है, तो वहीं पर लिया के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि लिया की आवाम जो है उनको लाहौर का जो सफ़र है वो 4.5 घंटे का पड़ता है, जबकि बहावलपुर का सफ़र है उनको 6 घंटे से ज़्यादा का पड़ता है। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल फरीद साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। फिर सब क्या इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के लोगों से जो जिस मंशूर के तहत वोट लिया था, तहरीक इंसाफ का सबसे पहला जो मंशूर का हिस्सा था वो जनूबी पंजाब सूबा था। जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर जनूबी पंजाब एक अलहदा तंजीम भी बनी थी। उस तंजीम को भी तहरीक इंसाफ में जम करके फिर इस तहरीक को ख़त्म किया, और ये वादा किया कि हम आपको जनूबी पंजाब सूबा देंगे चंद दिनों के बाद ही। 2 साल की मुद्दत के बाद सूबा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ना दिया। हमें सब सेक्रेटेरिएट का एक झांसा देकर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है जनूबी पंजाब सब सेक्रेटेरिएट का, ये हम लोगों के साथ ये धोखा है। ये ऐसा धोखा है कि जनूबी पंजाब के जिस तरह हमारा लिया है, अब लिया को अगर देखें तो लाहौर और लिया का जो फासला है वो तकरीबन 4.5 घंटे का अब बच गया है, जबकि बहावलपुर का जो फासला है वो 8 घंटे का फासला है। और लिया और लाहौर में हमें सीधी ट्रैफिक मिलती है, जबकि बहावलपुर के लिए यहाँ लिया से कोई सीधी ट्रैफिक हमें नहीं मिलती। बिल्कुल, यहाँ पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का यही लिया के शहरियों ने सब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में मुस्तरद कर दिया है। जाहिद सरफराज आप तफसीलात से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PHA को हुकूमत की जानिब से बजट में फंड्स ना मिल सके। PHA ने शहर की खूबसूरती के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान तैयार कर लिया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों को मुख्तलिफ कंपनियों को देने का फैसला। कंपनियां ग्रीन बेल्ट की हिफाजत करेंगी और साथ ही अपनी प्रमोशन भी कर सकेंगी। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ सैयद से। जी बिल्कुल, बहावलपुर की PHA को बजट के अंदर किसी किस्म के कोई फंड नहीं मिले। 13 स्कीम भिजवाई गई थी हुकूमत पंजाब को, 30 करोड़ रुपए उनकी मालियत थी, लेकिन
किसी भी किस्म की कोई स्कीम मंजूर नहीं की गई, जिसके बाद PHA ने फैसला किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहावलपुर के जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनको बेहतर किया जाएगा। इस हवाले से क्या फार्मूला अपनाया जाएगा? DG साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHA को फंड्स तो अवेलेबल नहीं हुए, लेकिन यह है कि हमने लोकल यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें बहावलपुर के हवाले से, क्योंकि बहावलपुर अब जनूबी पंजाब का सदर मकाम भी बन रहा है, तो इस सिलसिले में फिर तमाम अफसरान का इधर आमद और रफ्त जारी है। तो इसमें DC साहब और कमिश्नर साहब पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसमें हमने ये किया कि मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं। तो इसमें DC साहब के तावन से हमने सेक्रेटरी RTA और साथ मिल के हमने ट्रांसपोर्टर्स से बात की है। तो हम चाह रहे हैं कि हम मुल्तान से जैसे हम एंटर होते हैं तो वहाँ भी हम एंट्री पॉइंट भी खूबसूरत कर रहे हैं, और उसके साथ हम रिंग प्लांटर के लिए हम मुख्तलिफ लोगों से तावन के लिए कह रहे हैं कि जी वहाँ हमारे साथ तावन करें और हम उस पर रिंग प्लांटर लगा दें, और वो जैसे ही हम एंटर हों तो वो खूबसूरत एक व्यू बने। तो इसके साथ ही हमारा मुख्तलिफ है राब्ता है मुख्तलिफ, जैसे हमारे साथ यहाँ टीम काम कर रही है, ग्रीन बहावलपुर टीम है, वो हमारे पौधों के साथ हमारे साथ तावन कर रहे हैं, उन्होंने पूरी एक टीम है। उसके में यह है कि मुख्तलिफ हमें पौधे मिल रहे हैं उधर से। तो इसके अलावा जो है वो हमारा ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो अपना लिखा उसमें एक असूल बना दिया है कि जैसे किसी पेट्रोल पंप को NOC वाला उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक वो 1000 जो प्लांट्स हैं वो PHA को नहीं देंगे। तो उसमें यह है कि हमें PHA को फंड जारी नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पार्कों में सहूलियात का फुकदान, पार्कों में जॉगिंग ट्रैक्स की सहूलत मौजूद न होने से शहरी मायूसी का शिकार है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान में काफ़ी ऐसे पार्क मौजूद हैं जिनमें अभी तक भी जो जॉगिंग ट्रैक्स है वो नहीं बनाए गए हैं, जो कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर इन पार्कों में जिक्र किया जाए तो मुल्तान शहर की सबसे अहम तरीन पार्क है जहाँ पर मौजूद है सर्कट हाउस पार्क, और इसके साथ साथ गुलगश्त लेडीज़ पार्क और हसन परवाना रोड पर जो लेडीज़ पार्क है वो, इसके साथ साथ बोहट गेट बगीची, और इसके साथ साथ मॉडल टाउन का जो पार्क है, और शाहरुख आलम के ब्लॉक जो पार्क है। इन तमाम पार्कों में एक अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो बुनियादी सहूलत यानी कि जॉगिंग ट्रैक की सहूलत है मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से होता यह है कि शहरी जो है यहाँ पर उनको वॉक करने की सहूलत मुयस्सर नहीं आती है। ताहम यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं जॉगिंग के ट्रैक्स नहीं बनाए गए। जॉगिंग के ट्रैक्स जो है मखसूस किस्म के ट्रैक्स होते हैं जिसमें कैरी मट्टी डालकर उनको बनाया जाता है ताकि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं वो उसमें वॉक कर सके। लेकिन यहाँ पर इन तमाम पार्कों में अभी तक जो है PHA की जानिब से जॉगिंग ट्रैक्स नहीं बनाए गए हैं। ताहम हर साल PHA की तरफ से ADP जॉगिंग ट्रैक्स नहीं बनाए गए जबकि सहूलियात का फुकदान है। अली रियाज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारे बंद हुए 4 माह गुजर गए। तालीमी इदारे बंद होने से स्टेशनरी का काम ठप हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे लिशबा से। लिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, तालीमी इदारे बंद हुए हुए तकरीबन 4 माह होने को है। क्योंकि तालीमी इदारे बंद हैं इसलिए जो स्टेशनरी की दुकानें हैं उनका कारोबार काफ़ी मुतासर हुआ है। उन लोगों का इतने जो हैं इदारे खुले होते थे तो पहले बच्चे बड़े सारे ही किताबें और दूसरी चीज़ें लेने के लिए आते थे, मगर अब जो है कारोबार अच्छा खासा मुतासर हुआ है। अगर लोग आते भी हैं तो कंप्लेन करते हैं कि चीज़ महंगी है, लॉकडाउन की वजह से कीमत बढ़ गई है, और दूसरी जानिब जो है दुकानदार हैं वो अलग परेशान है। उनसे बात कर लेते हैं। जी अंकल बताइए। ये बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुआ कारोबार, बिल्कुल इतना कि स्टेशनरी बिल्कुल एक तो महंगी हो गई है, एक दूसरी बात है सेल आउट नहीं है, और फिर पीछे से माल भी अब इतना नहीं अवेलेबल हो रहा, आ रहा है तो महंगा आ रहा है। इसी तरह किताबें हैं, कोई किताबें कुछ आ ही नहीं रही हैं, बच्चे कोई लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह सारा निज़ाम जो है ना सारा दरम बरम हुआ पड़ा है। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, बस नाम ही है कि बैठे हैं दुकान खोल के, उधर 7 बजे फिर मार्केट बंद करो, ये करो वो करो। इसी दो दिन हफ्ते में वैसे ही बंद हो जाते हैं। बस अब अल्लाह ही पूरी कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुतासिर हुआ है। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। रहीमा खान में चीनी की होलसेल कीमत में इजाफा। चीनी के 50 किलो बैग की कीमत में 250 रुपए का इजाफा होने से 5 रुपए फी किलो चीनी बढ़ गई है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। चीनी की होलसेल कीमत में इजाफा हो गया। इसके साथ साथ जो दालें हैं उनकी फसल आने की वजह से नई जो फसल आई है उनकी कीमतों में कम हुई है। जो चीनी की कीमत है
वो 3700 रुपये की होलसेल कीमत थी 50 किलो के थैले की, अब 3950 रुपये हो गया। और इसके साथ ही जो दालें हैं उनकी कीमतों में भी 20 से 25 रुपये फी किलो कमी हो चुकी है। हमारे पास दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। आप होलसेल पर को चीनी कितने में पड़ी और कितने में फरोख्त कर रहे हैं और दालों की कीमत कितनी कम हो चुकी है? होलसेल में हमें चीनी 3950 का थैला पड़ रहा है, जो कि 79 रुपीज़ बनती है, जबकि हमें जो नोटिफिकेशन है वो 78 रुपीज़ का है। तो हमें उस रेट में हमें बेचनी पड़ती है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि हम अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पेमेंट लगा के और गवर्नमेंट के तय करा रेटों में हम चीनी देने के पाबंद है, जिससे हमें लॉस भी होता है और इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है और जाहिर है कस्टमर को भी इसका डिसएडवांटेज होता है। इसलिए चीनी का रेट कम होना चाहिए और इसको जो गवर्नमेंट ने तयशुदा रेट है उसके मुताबिक इसको रेट को आना चाहिए, ताकि चीनी की होलसेल कीमत में इजाफा हो गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप रहीम यार खान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे अहमदपुर शर्किया का, जहां चीनी की किल्लत सामने आई है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इमरान अकबर। बिल्कुल, इस वक्त अगर अहमदपुर शर्किया में चीनी के भाव की बात की जाए तो इंतहाई महंगा रेट जो है आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 90 से 100 रुपए के दरमियान जो है चीनी फरोख्त की जा रही है, जबकि हुकूमती रेट 70 रुपए मुकर्रर किए गए थे। इस वक्त अहमदपुर शर्किया चौक अब्बासिया पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आवाम भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि चीनी का रेट क्या है और चीनी क्यों नहीं मिल रही। जी बताइएगा, चीनी क्यों नहीं मिल रही? चीनी क्या नहीं मिली, बस 100 रुपए 90 रुपए किलो दे रहे हैं इधर। चीनी गन्ना भी हमारा है, जमीनें भी हम दे रहे हैं, फिर भी चीनी नहीं मिल रही। 100 रुपए 90 रुपए चीनी मिल रही है। छोटे दुकानदारों को कुछ नहीं करते, बड़े दुकानदार जो जुर्माने लगाते हैं, बड़े दुकानदारों को कुछ भी नहीं कहते। बड़े दुकानदारों को कुछ नहीं कहा जाता, डीलर्स को कुछ नहीं कहा जाता, छोटे दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए जाते हैं। इस वक्त हम दुकान में एक मौजूद हैं जो प्राइवेट किराना स्टोर है, हम उस दुकानदार से भी जानेंगे चीनी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी चीनी कहाँ है जी, कहाँ गुम हो गई चीनी? चीनी पिछों महंगी आ रही है, मिल नहीं रही, जुर्माना लग जाता है। इस टाइम 4000 रुपए थैला विक रहा है, 80 रुपए किलो पिछों पै रही है। वो कहते कम रेट से बेचो, तो दुकानदार कितों कम रेट से बेचे? 2-2 छापर डबल लगाओ, उस तो बाद फिर जुर्माने वाले आए ने। छोटे दुकानदार जुर्माना लेना, बड़े डीलर कोई पूछता नहीं है। बड़े डीलर्स को इस वक्त कोई नहीं पूछता। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने तमाम आटा पॉइंट्स को चेक किया है। एसी का कहना था कि आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया। अवाम को हर सूरत में सरकारी रेट पर आटा मुहैया किया जाएगा। सरकारी रेट पर आटा ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आपको बता रहे हैं खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने तमाम आटा पॉइंट्स को चेक किया। एसी का कहना था कि आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया है। आपको अपडेट करें, खानेवाल में जिले इंतजामिया की जानिब से शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने फ्लोर मिल्स का अचानक दौरा किया। मिल्स के स्टॉक और आटे के म्यार को चेक किया। कली बाजार में दुकानदारों पर आटे की फराहमी और स्टॉक भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर की असिस्टेंट कमिश्नर्स को कोटे के मुताबिक आटे की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स की निगरानी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का अयूब चौक द सिटी पार्क ड्राइवर से तजावुजात के खात्मे के लिए काम का मुआयना किया। गप्पी वाला चौक पर लोगों के रश पर असिस्टेंट कमिश्नर को कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर बशीर अहमद डोगर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी हमरा थे। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक के हुक्म पर मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। दौरान कार्रवाई जायद मुनाफाखोर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले दुकानदारों को 40,000 रुपए जुर्माने आयद किए। कार्रवाई एमए जिना रोड गुलगश्त एमडीए चौक पर की गई है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर शानुल हक के हुक्म पर मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई। दौरान कार्रवाई जायद मुनाफाखोर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले दुकानदारों को 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया।
एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी डीजी खान पहुंच गए। डीजी खान पुलिस लाइन में आरपीओ इमरान अहमद और डीपीओ अख्तर फारूक, एसपी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब का इस्तकबाल किया। पुलिस के दस्तों की जानिब से सलामी दी गई। एडिशनल आईजी इनाम गनी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी डीजी खान पहुंच गए हैं। डीजी खान पुलिस लाइन में आरपीओ इमरान अहमद और डीपीओ अख्तर फारूक, एसपी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब का इस्तकबाल किया और पुलिस के दस्तों की जानिब से सलामी भी पेश की गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी डीजी खान पहुंच गए। डीजी खान पुलिस लाइन में आरपीओ इमरान अहमद और डीपीओ अख्तर फारूक, एसपी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब का इस्तकबाल किया। पुलिस के दस्तों की जानिब से सलामी दी गई। एडिशनल आईजी इनाम गनी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हिदायत पर जिले में 7 मवेशी मंडियां लगाने के लिए मुख्तलिफ मकामात का इंतखाब कर लिया गया। फातिमा जिन्ना टाउन, दुनियापुर रोड, बाबर चौक, बिहाड़ी रोड, नॉर्दर्न बाईपास और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आरजी मवेशी मंडियां लगेंगी। जंगल जसवंत सिंह में लगने वाली मवेशी मंडी भी 7 मंडियों में शामिल होगी। तहसील शुजाबाद में शाद पेट्रोलियम सर्विस के करीब आरजी मवेशी मंडी लगेगी। तहसील जलालपुर पीरवाला में मवेशी मंडी के लिए अलमंजूर पेट्रोलियम पंप के साथ खुली जगह का इंतखाब कर लिया गया। कोरोना वायरस बारे हिफाजती तदाबीर के पेश नजर तमाम मुकामात शहरी आबादी से बाहर मुंतखब किए गए हैं। आरजी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त के औकात सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मुकर्रर। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में 1 अरब की खतीर रकम से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। 10 रोज से फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हैं। गरीब आवाम जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। देही इलाकों के लाखों मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। लोधरा से अपडेट कर रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के वो पसमानदा इलाके जहां पर ज़ेरे ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं था, वहां पर 1 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च करके 2016 में 116 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोधरा में 34 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दही इलाकों में लगाए गए। दही इलाकों में लगाए गए ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट योमिया 15 से 2000 लीटर साफ पानी मुहैया कर रहे थे और करीबो जवार में रहने वाले 5000 से ज्यादा घराने एक फिल्टर प्लांट से मुस्तफीद हो रहे थे। लेकिन 1 जुलाई से ये निजी कंपनी की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तोसी न होने की वजह से ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। अब 10 रोज से इलाका मकीन साफ पानी की तलाश में दरबदर हैं। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं। आप बताइए इस वाले से क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है मुश्ताक भाई, बहुत परेशान है। साफ पानी था, बहुत फायदा उठा रहे थे। अभी बहुत दूर से जाते हैं, 8 किलोमीटर सफर करके जाते हैं पानी लेने के लिए, और पानी भी वो भी सही नहीं है, वो भी बदबूदार पानी है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोज दवाइयाँ लेते हैं। बहुत परेशानी है। मेहरबानी की जाए, आला हुकाम से हमारी अपील है कि इसे चालू किया जाए। इतना खर्चा आखिर गवर्नमेंट ने किया है, ये ज़ाया हो जाएगा, उसका फायदा मिलना चाहिए इलाके को। गरीब आवाम है, मुल भी पानी नहीं ले सकते। अभी 150-200 का पानी लें तो घर का खर्चा कैसे चलाएं? मेहरबानी की जाए, इसे चालू किया जाए। बहुत परेशान है इलाका, बहुत परेशान है। यहाँ नीचे का पानी जो जैसा है वो बहुत कड़वा है, और वो बंदा उससे कलूली भी नहीं कर सकता, और वो पीने के काबिल कहाँ हुआ। मेहरबानी की जाए, इसे चालू किया जाए। इतना खर्चा हुआ है तो इसका फायदा मिलना चाहिए आवाम को। जी बिल्कुल, करोड़ों मालियत से प्लांट को चालू किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुझान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम। कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार हो गई है। इस हवाले से बता रहे हैं तफसीलात अली नवाज दानिश मजारी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज रुझान में मौजूद हूँ। ये वो कॉलेज है जो कि रुझान सिटी से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई ट्रैवलिंग के लिए वैन नहीं दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे बुनियादी सहूलियात की, तो यहाँ पे ना इस कॉलेज का बाउंड्री वाल है, ना इस कॉलेज को गेट बनाए, इस कॉलेज के गेट बनाए गए हैं, ना ही पीने का साफ पानी है। ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर कॉलेज
कॉलेज के इमारत की बात की जाए तो इमारत मुकम्मल तौर पर तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो स्टाफ के जो असतिज़ा कराम हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार आला हुकाम से अपील भी की है। उन्होंने रिटर्न में भी लिख के दिए कि खुदारा इस कॉलेज पर तर्ज किया जाए, जो कि इसके बुनियादी सहूलियात हैं, जो इसकी ज़रूरियात हैं, उनको फिलफौर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफौर पूरा किया जाए। लेकिन ताहाल काफ़ी अरसे से जो है ना हुकूमत पंजाब की जानिब से इस कॉलेज पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से यहाँ के जो तलबा हैं, जो कि असतिज़ा कराम है, तमाम का तमाम जो स्टाफ है, वो काफ़ी मुश्किल का सामना करके ज़ेवर तालीम को जो है ना उन्होंने सिलसिला जारी रखा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान से और महकमा तालीम के आला अफसरान से इन्होंने सब ने मिलकर दस्तबस्ता अपील की है कि खुदारा इस कॉलेज के जो बुनियादी सहूलियात हैं वो जल्द अज जल्द फराहम की जाए, ताकि रुझान के तलबा भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। रुझान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार हो गई है। अली नवाज, दानिश मजारी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बता रहे थे कि रुझान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार हो गई है। कॉलेज के लिए ना बाउंड्री वॉल है, ना गेट और ना सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद है। 400 तलबा मखदूश इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि रुझान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम। कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार है, जबकि कॉलेज के लिए न बाउंड्री वॉल, न गेट और न ही सिक्योरिटी का कोई सिस्टम मौजूद है, जबकि 400 तलबा मखदूश इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। कॉलेज के लिए ना बाउंड्री वॉल मौजूद है, ना गेट, ना सिक्योरिटी का कोई सिस्टम मौजूद है। 400 तलबा मखदूश इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रुझान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर नालों की सफाई ना होने के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं आशिर इशफाक। बिल्कुल, डीजी खान में सीवरेज सिस्टम जो है नाकारा हो चुका है। इस टाइम हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी सीवरेज की जो पाइपलाइनें हैं, जो नाले हैं, बंद होने के बाद जो सीवरेज का गंदा पानी है वो मेन सड़क पर जमा होना शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो राहगीर हैं, जो दुकानदार हैं, इन तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके, ये दुकानें हैं और साथ ही यहाँ पर पानी बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ पर सफाई नहीं की जा रही। कैमरामैन से कहूँगा कि ये नाला भी दिखा सकेगा है कि यहाँ पर गंदगी और बदबू ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल करके रख दिया है। पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, गंदे पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है, जिसके बायस पानी यहीं पर ही जमा होता जा रहा है, सड़कों पर जमा होता जा रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या मसला आपको पेश आ रहा है, क्या करेंगे? 7 दिन से मुसलसल पानी यहाँ सेवरेज लीक हो रही है और नाला बंद जा रहा है 8-10 रोज से तकरीबन, और 2-3 दफा शिकायत भी करके है, कोई नजर सुनवाई नहीं हुई जा रही। दुकानदारों को मुसलसल तकलीफ हो रही है मेरे भाईजान। इसके लिए कोई ज्यादा मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है, मेहरबानी काम किया जाए इस बारे में। जी बिल्कुल, शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत इंतजामिया गंदा जो पानी है सड़कों पर जमा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अलीपुर राजपूत कॉलोनी में गुज़िश्ता 1 माह से सफाई न हो सकी। निकासी आब न होने के बाद सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं राना इमरान सईदी। मैं अलीपुर की राजपूत कॉलोनी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 1 माह से जो है मकामी इंतजामिया TMO की जानिब से जो है इस कॉलोनी में जो है सफाई नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से जो है गटरों का, नालियों का जो गंदा पानी है वो गलियों में जमा होकर जो है झील का मंजर पेश कर रहा है। मच्छरों की बहुतात है, मकीनों को जो है सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जब गली में से गुजरते हैं तो उनको ये झील नुमा जो गली है इसको क्रॉस करके जो है जाना पड़ता है। नमाजियों की अगर बात की जाए तो वो जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको भी सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। जब मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने जो है आज जो है मकामी इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ये मेरे आप अकब में देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में जो है यहाँ के जो मकीन है राजपूत कॉलोनी के वो मौजूद हैं। ये अगर आपको मैं मंजर दिखा सकूँ तो ये जो है गली है और यहाँ पर जो है नालियों का जो गंदा पानी है वो जमा हो चुका है, गुजरना महाल हो चुका है। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, पिछले तकरीबन 1 माह से सफाई का अमला बिल्कुल यहाँ पर नहीं आता। जो सीवरेज का पानी है वो गली में आया हुआ है, उसके बाद ये पानी घरों में जाता है। जो लोग नमाज या नवाब पढ़ने जाते हैं उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। हमारा DC और कमीशन से मुतालबा है TMO के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए।
बिल्कुल जी, मकीनों का कहना है कि राजपूत कॉलोनी में गंदा पानी गलियों में जमा हो गया है। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी, आप बता रहे थे इस हवाले से। दूसरी जानिब सोशल वेलफेयर बैतुल माल कमेटियों में रद्दोबदल, कमेटियों से इख्तियारात वापस ले लिए गए। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा कि कौन कौन से इख्तियारात वापस लिए गए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और जुज़वी लॉकडाउन की वजह से जहां तमाम तर शोबे जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, वहां समाजी तंजीमें भी इससे महफूज नहीं रही हैं। हुकूमत की जानिब से समाजी तंजीमों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर बहुत से मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो समाजी तंजीमों की मुद में बैतुल माल कमेटी के पास 50 लाख से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन समाजी तंजीमें ये फ़ंड जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ज़िलाई बैतुल माल कमेटियों से इख्तियारात फंडिंग के हवाले से वापस ले लिए गए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब बैतुल माल कमेटी के पास ही इख्तियारात मौजूद हैं। जबकि अगर बात की जाए बैतुल माल कमेटियों की तो माली इमदाद के लिए उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है और जो मौजूदा फंड्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शऊर तरक्याती तंजीम के सदर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं शाहिद महमूद अंसारी। मुझे बताइएगा कि माली इमदाद के लिए तो फंड मौजूद नहीं है लेकिन एनजीओज़ की ग्रांट में फंड्स मौजूद हैं, तो किस तरह इस सिलसिले को बेहतर किया जा सकता है और रूल्स क्यों सख्त कर दिए गए हैं? जो बैतुल माल का जो मकसद है ना वो लोगों की मदद करना है, लेकिन हमारी बैतुल माल पंजाब की कमेटी ने रूल्स इतने सख्त कर दिए गए हैं, जो समाजी इदारे हैं उनकी मद में हर ज़िले में बैतुल माल कमेटियों के अकाउंट्स में लाखों रुपए पड़े हुए हैं और ख़ासकर मुल्तान में 50 लाख के करीब जो है ना पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन रूल्स इतने टाइट हैं कि हमारी समाजी तंजीम में वो पैसे फलाह बहबूद के लिए हासिल करना उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। मसलन पहले जो ज़िले कमेटियाँ होती थी वो खुद ही इख्तियार इस्तेमाल करके समाजी तंजीमों को ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के फंड दिया करती थी। अब वो इख्तियारात पंजाब की बैतुल माल कमेटी ने ज़िले बैतुल माल कमेटी से वापस ले लिए हैं। अब जो भी केस NGO अपना अप्लाई करेगी फलाह बहबूद के लिए फंड के लिए, उसकी मंजूरी जो है वो पंजाब बैतुल माल कमेटी देगी। लेकिन पंजाब बैतुल माल कमेटी जो उसके रूल्स इतने टाइट कर दिए गए हैं, अगर हम कोई भी समाजी तंजीम पैसे अप्लाई करती है समाजी काम के लिए तो उसके लिए उन्होंने शर्त लागू कर दी है कि नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मौजूदा हालात में नया अकाउंट खुलवाना बैंकों से इंतहाई मुश्किल है। फिर जो समाजी तंजीमें वापस ले लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गाड़ियों की पार्किंग यार्ड की 4 दीवारी की तामीर शुरू कर दी। CEO अब्दुल लतीफ खान ने कहा, इस हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि पूरे एरिया के इर्द गिर्द पिलर्स तामीर करके खारदार बाड़ लगाई जाएगी। कंपनी की करोड़ों मालियत की गाड़ियों और मशीनरी की हिफाजत यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गाड़ियों की पार्किंग यार्ड की 4 दीवारी की तामीर शुरू कर दी है। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सिब्तैन खान ने MC पिपला का दौरा किया, शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी कर दिए। उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान साहब आज अपने हल्के में मौजूद हैं। आपसे जानते हैं सर, तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले एक NOC जारी हुआ था कि कुछ हसास इदारे हैं वहाँ से रस्ते के हवाले से जो CPEC को तहसील पिपला को मिलाएगा, तो वो सर फर्दर वो काम जो है कहाँ तक पहुँचा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बताते बड़ी खुशी आती है कि इंशाअल्लाह हमारा तहसील पिपला का ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, जिसके पीछे मैं लगा हुआ था तकरीबन कोई 5, 7, 8 साल से मेरी कोशिशें थी कि वो इदारा जो है वो हमें अपनी एग्जिट का रास्ता दे दे कि हम उसके अंदर से गुजर कर और हम साबका डिंग खोला रोड भी इसको कहते थे और ये जाके निकलेगा हमारा पंजाब और KPK के ऊपर। तो ये अल्लाह ने किया, बहुत बड़ी अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि उसके मुतअद्दिद मुलाकातें करने के बाद उन्होंने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, जो मैं कहता हूं कि उनकी भी मेहरबानी है और हमारे हल्के के लिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर एस्टीमेट बनवाया महकमा हाईवे से। ये 2 फेजेस में सड़क बनेगी। पहला फेज होगा अल्लू वाली से स्टार्ट होके और जो हमारा KPK और पंजाब का बॉर्डर है जहां वो 20-30 टोल प्लाजा भी है वहां तक
ये तकरीबन 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और फिर दूसरा फेज होगा उससे क्रॉस करके और कुंडल वाली सड़क पे चढ़ के, उसमें कुछ केपीके का हिस्सा भी आएगा। मेरी अली अमीन साहब से भी बात हुई है, वो केपीके के हिस्से को कवर करती हुई कुंडल वाले सी पैक पे ये चढ़ जाएगी। और ये देखें, इसके साथ हमारी तरक्की की, बल्कि इसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमसे ज्यादती की थी कि जो हमारा पिपला तहसील जिला मियांवाली का पुल था वो उठाकर उन्होंने बखर को दे दिया, ये हमारा उस पुल का मुतबादिल होगा। और ये इंशाअल्लाह इमरान खान ही इसका इफ्तिताह करेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार इसका इफ्तिताह करेंगे। और ये वो वाली जो पुल थी उसकी कमी इंशाअल्लाह ये दूर होगी। और ये 2 हिस्सों में तकरीबन ये 2-2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और ये तहसील पिपला सोच भी नहीं सकती थी। 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक से औकात कार्ड तब्दील कर दिए हैं। सोमवार से जुमा बैंक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। खाने और नमाज का वक्त 1:30 बजे से 2 बजे तक का होगा, जबकि जुमे को खाने और नमाज का वक्फा 1 बजे से 2:30 बजे तक का होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जितने भी बैंक हैं उनके औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक सोमवार से जुमेरात तक जो नए औकात कार हैं वो 9 बजे से 5:30 बजे तक जो दफातर हैं वो खुले रहेंगे, बैंक से जो हैं वो खुले रहेंगे। उसके बाद जो वक्फा है नमाज का, इस दौरान सोमवार से जुमेरात तक के दरमियान का जो होगा नमाज के लिए वक्फा वो आधे घंटे का होगा, यानी कि 1:30 बजे से 2 बजे तक का टाइम इसका कर दिया गया है। जो जुमातुल मुबारक है ये सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन इसमें जो नमाज का वक्फा है वो 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो ये बैंक्स हैं ये बंद रहेंगे जुमातुल मुबारक की नमाज अदा करने के लिए। इससे पहले जो औकात कार थे वो सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक के औकात कार थे, लेकिन अब ये बैंक्स की जानिब से तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक तमाम तर स्टेट बैंक के औकात कार्ड तब्दील कर दिए गए हैं। इकबाल सादिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, किसी भी काम को मेहनत और लगन से किया जाए तो इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाता है। इस तरह की मिसाल है मियां चन्नू के नवाही इलाके 119-15L में रशीद ओलंपियन की, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से गोल्ड और सिल्वर मेडल्स अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया, अब वतन अजीज का नाम रोशन करने के लिए देही इलाकों से एथलीट्स तैयार करने में सरगर्म हैं। अपडेट करेंगे फखर जमान। बिल्कुल, अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन से किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुंचता है। और कोई भी मेहनत जो करने वाला इंसान है वो कभी भी उसकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू के नवाही इलाका 119-15L में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन मोहम्मद रशीद साहब, जो कि मुख्तलिफ इलाका जहाँ से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि वो एक ऐसे ग्राउंड से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया था और पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी उन्होंने अपने नाम किए। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम ओलंपियन अब्दुल रशीद है और मैं चक नंबर 119/15L का रहने वाला हूँ। मैंने बाकायदा अपनी गेम का स्टार्ट 1997 में किया और 2013 तक खेला। इस दौरानिए में मैं 2 टाइम सिल्वर एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और सैफ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड में 4th हूँ और बीजिंग ओलंपिक्स के लिए। और 2005 में मैंने रिकॉर्ड किया जो अभी तक रिकॉर्ड है। तो बहुत अरसे के बाद मैंने बड़ा इंतज़ार किया कि अथॉरिटी कोई काम करेगी, लेकिन अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया। तो अपने तौर पे मैंने ये काम स्टार्ट किया। मेरे माशाल्लाह 7 से 8 स्टूडेंट हैं जो बहुत सफ़र से आते हैं, कम अज़ कम डेली का वो 60 किलोमीटर करके आते हैं। तो माशाल्लाह वो टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह उन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं, कहते हैं ना मेरे ख्याल के मुताबिक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बेशक हमारे पास ग्राउंड नहीं, अगर इसी ग्राउंड से मैं ओलंपिक्स तक खेल सकता हूं तो मेरा कोई भी स्टूडेंट नेशनल चैंपियन होने में उसको कोई मकसद देर नहीं लगेगी। मैं श्योर हूं कि एक दिन मुल्कों का कौम का नाम रोशन करेंगे, बिकॉज सक्सेस यूजुअली कम टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। तो ये मेरा माटो है, इंशाल्लाह ये एक दिन अपने मुल्कों कौम का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया फखर जमान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हारूनाबाद में टिकटॉक का जुनून नौजवान को हवालात तक ले आया। अहमद नामी नौजवान को पुलिस वैन में बैठकर पुलिस के खिलाफ टिकटॉक बनाना और असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर थाना सिटी ए डिवीजन की पुलिस मुतहरिक हो गई। अहमद नामी नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हारूनाबाद में टिकटॉक का जुनून नौजवान को हवालात तक ले गया है। अहमद नामी नौजवान को पुलिस वैन में बैठकर पुलिस के खिलाफ टिकटॉक बनाना और असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया है।
दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश के रुझान में इजाफा होने लगा है। चिश्तिया में थाना शहर फरीद की हदूद में सरेआम असलहे की नुमाइश जारी। नवाही इलाके कोड़ा भोतना में शान और इमरान नामी नौजवानों की असलहे की नुमाइश करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। थाना शहर फरीद की पुलिस असलहे की नुमाइश की रोकथाम के लिए ताहाल कोई कार्रवाई न कर सकी। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट व्हीकल एग्जाम्स और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। हुकूमत पंजाब की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना के हवाले से पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। में डिस्ट्रिक्ट मोटर व्हीकल एग्जामिनर और ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो जारी है। इनमें गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, रूट परमिट चेक किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ खास तौर पर जो मास्क का इस्तेमाल है वो भी चेक किया जा रहा है कि जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उनमें किस हद तक हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मोटर व्हीकल एग्जामिनर मौजूद है। और बताइएगा आज जो है मुख्तलिफ जगहों पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक की जा रही है और शहरियों को क्या मैसेज देंगे जो एसओपी पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात है कि जो गवर्नमेंट की हदायत है ना एसओपी के, मास्क और सैनिटाइजर मस्ट होना चाहिए। मास्क का मतलब मास्क लाजमी पहन के बैठे। जिस गाड़ी में मास्क सवारियों ने नहीं पहना होता उसका हम लाजमी चलान करते हैं। अगर सेक्रेटरी साहब साथ होंगे तो फिर मौके पे ही फाइन किया जाता है। बाकी गाड़ियों को रूट परमिट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनका चेक किया जाता है। उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है क्योंकि अभी वो कोरोना की वजह से मास्क की कोई रिलैक्सेशन नहीं। जो गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाई हैं उस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं। उस पर जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और कर रहे हैं। एसओपी पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के 4 इलाकों में रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड कॉलोनी, पीरा गायब रोड, हूर बनास्पति मिल्स, कस्टम ऑफिस कॉलोनी, कलमा चौक को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 4 इलाकों को लॉकडाउन किया गया है। इसमें कस्टम कॉलोनी मुल्तान भी शामिल है और कस्टम ऑफिस भी शामिल है। इसमें जो हूर बनास्पति मिल है वो भी शामिल है। इसके अलावा सुई सदर्न गैस जो पाइपलाइन है कॉलोनी वो भी शामिल है और पीरा गायब रोड भी इसमें शामिल है। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान कस्टम कॉलोनी में, जहाँ पर इसको भी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर भी जो कोरोना के केसेस थे वो निकल आए थे, जिसके बाद इस इलाके को भी शामिल किया गया है स्मार्ट लॉकडाउन में। अब यहाँ पर उस तरह के किनाते वगैरह तो नहीं लगाई गई कि जिस तरह के होते हैं, ताहम जो इसके मेन दरवाजे हैं जो कॉलोनी की तरफ अपनी कॉलोनी के दरवाजे हैं वो आते हैं और जो ऑफिस की तरफ दरवाजे आते हैं वो सारे अतराफ की तरफ से बंद हैं और इसके साथ जो कस्टम ऑफिस के अपने दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर ताले हैं, यानी कि जो अफसरान हैं वो काम नहीं करेंगे। ताहम इंतहाई किसी जरूरी काम के सिलसिला में कोई एक आध ऑफिसर अपने दफ्तर में जाकर वो मुतलका जो काम है उसको निपटा तो सकता है। मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। मुस्बत मरीजों की तादाद में कमी के बाद कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद भी बढ़कर 897 हो गई। जिला भर में सिर्फ 147 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। मरीजों की तादाद कम होने की वजह से शेख खलीफा अलाइड अस्पताल में मौजूद आइसोलेशन वार्ड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। एक अच्छी खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी है, जबकि मस्बत मरीजों की तादाद में कमी के बाद कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद भी बढ़कर 897 हो गई है, जबकि जिले भर में सिर्फ 147 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। मरीजों की तादाद कम होने की वजह से शेख खलीफा अलाइड अस्पताल में मौजूद आइसोलेशन वार्ड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स की जेर सदारत मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए कमेटी रूम में इजलास हुआ है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। कुछ देर कबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ रेवेन्यू इमरान शम्स की जेर सदारत एक अहम इजलास हुए। सैलाब से निपटने की तैयारियां जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जारी हैं और इसी सिलसिले में तमाम तर तैयारियों का जो वो जायजा लिया गया है। इसके अलावा इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम रजा बुखारी और मुजफ्फरगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है इरशादुल हक उनकी जानिब से भी इजलास में जो शिरकत की गई है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में 15 जुलाई से पानी की सतह जो बुलंद होना शुरू हो जाएगी
जाएगी और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात और तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल हैं। 2 बार रेस्क्यू की जानिब से मॉक एक्सरसाइज जो की जा चुकी हैं। इसके अलावा तमाम तर सामान और तमाम तर आलात जो हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है और इसके अलावा उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ में जितनी भी गैर सरकारी तंजीमें जो कि रजिस्टर्ड हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उनसे एक लिस्ट मांगी गई है कि वो अपने वॉलंटियर्स की लिस्ट जो है वो जिला इंतजामिया को प्रोवाइड करें, जो कि मुमकिन सैलाब की सूरत में जिला इंतजामिया के साथ और जो टाइगर फोर्स बनाई गई है उनके साथ मिलकर जो मुकम्मल तौर पर जो मामनत कर सकेंगे। इस सिलसिले में उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि जिला इंतजामिया किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया है। अमित डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लोधरा का, जहां टिड्डी दल के मुमकिन हमले के पेश नजर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर वसीम हसन शाह ने मॉक एक्सरसाइजेस की निगरानी की। लोधरा से अपडेट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन शाह साहब इस वक्त लोधरा के इलाका मौजा डेसी में मौजूद हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो अहकामात हैं कि महकमा ज़राअत का टिड्डी दल के हवाले से जो रिस्पांस टाइम चेक करना है, आज वो उन्होंने चेक किया है, यहाँ पे पहुंचे हैं, कॉल की है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, कैसा रहा रिस्पांस टाइम? अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SMBR साहब की डायरेक्शन है कि आपने ये जो हमने मौजा वाइज टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं, इसमें हमारे रेवेन्यू स्टाफ भी है और एग्रीकल्चर स्टाफ भी है टिड्डी दल को कम्बैट करने के हवाले से। उस हवाले से हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपने किसी भी मौजे में जाके इनको वहाँ से आपने इनके कंट्रोल रूम पे कॉल करनी है और उसके बाद उसका आपने रिस्पांस टाइम चेक करना है। मैक्सिमम ये टाइम 30 मिनट का है। 30 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने ऑन स्पॉट पहुँचना है, वहाँ कम्बैट ऑपरेशन करना है और उसको कंप्लीट करना है। तो इस हवाले से आज हम मौजा डेसी में आए, इनको हमने कॉल की और कंट्रोल रूम से इनकी टीम हमारे पास 25 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई। इसके अलावा इनके जो इक्विपमेंट्स थे, वो नैपसैप मशीनें हैं, हैंड पंप्स हैं, वो सारे हमने फंक्शनल देखे हैं। तो उनके साथ एक हमने मॉक एक्सरसाइज की है, वो भी हमने इसमें जो है वो रिकॉर्ड की है सारी। तो इनकी परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ सेटिस्फैक्ट्री पाई गई है और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा ताकि इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हम रख सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी टिड्डी दल खुदा न खास्ता आता है तो हम फिर टाइमली उसको कम्बैट करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा ज़राअत से सब्सिडी पर गंदम के बीज के बैग्स हासिल करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि किसानों को 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी मिलना शुरू हो गई है। जबकि डायरेक्टर ज़राअत डीजी खान डिवीजन शाहिद हुसैन के मुताबिक डीजी खान के किसानों को 2 करोड़ 52 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़िशान सफदर। ज़िशान सफदर से राबिता कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा ज़राअत से सब्सिडी पर गंदम के बीज के बैग्स हासिल करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसानों को 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी मिलना शुरू हो गई। डायरेक्टर ज़राअत डीजी खान डिवीजन शाहिद हुसैन के मुताबिक डीजी खान के किसानों को 2 करोड़ 52 लाख की सब्सिडी मिलेगी। किसान अपना कूपन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर मैसेज अभी भी कर सकते हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डीजी खान से ज़िशान सफदर ने। जी ज़िशान, बताइएगा। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत से गंदम के बीज के बैग सब्सिडी पर हासिल करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो सब्सिडी पर उन्होंने बैग्स हासिल किए थे और अपने कूपन नंबर मैसेज किए थे, उनके पैसे मिलना वापस जो है सब्सिडी के शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से ये रकम डेरा गाजी खान डिवीजन में कितनी अदा की जाएगी, महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को दी जाएगी और इसके साथ साथ इसका तरीकाकार क्या है, किस बाद में ये पैसे दिए जाएंगे, इस हवाले से मजीद जानते हैं डायरेक्टर ज़राअत डेरा गाजी खान तोसी यहाँ पे शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बताइएगा कितनी रकम डेरा गाजी खान डिवीजन के किसानों में फराहम की जाएगी सब्सिडी के हवाले से, और ये रकम पहले रुकी हुई थी अब जारी हुई है, तो ये कब तक किसान हासिल कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही चैनल का शुक्रिया। जब वज़ीर आज़म का इमरजेंसी प्रोग्राम ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू हुआ तो किसानों को बीमारियों से पाक बीज फ्राहम करने का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें हमारे डेरा गाजी खान डिवीजन में 17,100 बैग किसानों में तकसीम किए गए। किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। बहुत शुक्रिया ज़िशान सफदर, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे।